नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक करंट अफेयर का जो रिवीजन सीरीज था उसमें ये हमारा दूसरी क्लास है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथ आपने ईयरली मैगजीन जो भी पढ़ी होगी, घटना चक्र, आय दृष्टि, मुझसे या जहां भी पढ़ी हो, खुद से पढ़ी हो या फिर घटनासार, हमने कोशिश की है कि 1 जून के बाद के करंट अफेयर को उठाने की। ठीक है, तो चूंकि 1 जून के बाद के करंट अफेयर लगभग हम अराउंड 10 क्लासेस में 2 महीने के करंट अफेयर को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा क्लास है और इसकी नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। केवल प्रिंट आउट निकाल के आपको देख जाना है। ठीक है, केवल प्रिंट आउट निकाल के क्लास कर लो, इसके बाद से प्रिंट आउट निकाल के साथ देख जाओ, इसकी कोई चार्ज नहीं है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे किसी पेड बैच में हो नहीं हो, इसके लिए कोई लफड़ा नहीं है, हम मेन टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देंगे, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन दोस्तों का यूपीआरओ मेंस है, यूपीआरओ मेंस के लिए प्रॉपर हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दोस्त गोरखपुर आके मेंस का पेपर दे सकते हैं वो रफी अहमद किदवई स्कूल जो मोहद्दीपुर है, वहां संडे को आके अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बात पे एकदम निश्चिंत रहिए, पेपर की क्वालिटी एकदम अच्छी रहेगी। बाकी ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होंगे, इसका शेड्यूल अभी हमने जारी नहीं किया है, आई थिंक इसको हम लोग आज या कल में जारी कर देंगे। ठीक है ना, तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, यूपी पीसीएस 2025 के लिए, ठीक है, तो 25 की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट है। ठीक है, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब होने वाले, आप बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। गूगल मीट के थ्रू आपकी लाइव टेस्ट चल रही है। ठीक है, कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे, आप टीम को मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप अपनी तरफ से जान झोंक दो, आने वाले 6 से 7 महीने में बैक टू बैक परीक्षाएं हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि हमसे अगर किसी भी कारण से अगर हमारा यूपीआरओ रुक भी रहा हो तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आने वाली परीक्षाओं में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। देखो, हमेशा अपना उद्देश्य रहना चाहिए कि हम आने वाली परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में किए गए गलतियों से सबक लेते हुए अगली परीक्षा में जबरदस्त सुधार करेंगे। ठीक है, आपने अभी लास्ट टेस्ट मैच देखा होगा ना, आप प्रोडिक्शन देखो तो 1% जीतने के चांस थे इंडिया के, 99% हार ही था, 99%। ठीक है, लेकिन परिणाम क्या हुआ, हिम्मत थी, 11 लोग मिलकर एज अ टीम काम किए तो परिणाम क्या मिला, जीत मिला। तो हम खुद भी एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारा उद्देश्य होगा आपके जीत में जितना सहयोग दे पाना, ईमानदारी से वो सहयोग करेंगे। आपका खुद का भी काम होगा कि उससे भी दोगुनी प्रयास करके कि आप जीत ले लो, क्योंकि एक तरफा से कभी काम नहीं होगा। जाहिर सी बात है, मैं एक तरफा काम करूंगा तो बहुत से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे और वो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा कि आपके पेपर में रोकने की पर्याप्त कारण बन जाएंगे। अगली बात कि हम 50 to 60 आवर की एक क्रैश कोर्स भी आपकी लॉन्च कर चुके हैं, नाम मात्र की उसकी फीस है। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर जा रहा है। आप 60 घंटे की क्लासेस में आप पूरी यूपी पीसीएस की सिलेबस का जो एकदम इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ध्यान देना, हम वहां पे इन डिटेल नहीं जाएंगे कि हम अपनी विद्वता दिखाएं, हम उन एरियाज में काम करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा प्रयास हमने मास्टर क्लास के थ्रू यूपी आरओ के लिए किया था और नाम मात्र की फीस में, ताकि आप इजिली उसको कर सके। ठीक है, तो वो भी हमने स्टार्ट किया। तो यूपी पीसीएस के लिए इस वक्त टेस्ट सीरीज, दूसरी चीज आपकी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से। यूपीआरओ मेंस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है संडे से, तो निश्चिंत रहिए। आप सब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने काम को। तो कल की क्लास के बाद से आज हम लोग जस्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां से हमको स्टार्ट करना था, हम मिसलिनियस एकदम लेके चल रहे हैं, कोई ऐसा सेपरेट टॉपिक नहीं कि आज राष्ट्रीय घटनाक्रम तो कल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, मिसलिनियस ताकि पढ़ने में मचा है। आज हम इंपॉर्टेंट डेट्स उठाएं, लगभग 8 से 10 डेट जो बेहद इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए, उनको देखते हैं। तो पहला डेट आपका है विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान देना, विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हम सबको पता है मेरे भाई कि हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। कब, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जेयू यानी, ठीक है, 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस की आपकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। सेकेंड जो दिवस है जो हमको देखना है वो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। अब हमारा क्या होगा कि भाई हमारा अगला होगा कि ये देखना कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, 7 जून को। ध्यान देना मेरे भाई, 7 जून को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, तंबाकू। तंबाकू देखो, भारत में इसका प्रचलन नहीं था। आप बता सकते हो कि तंबाकू को, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जरूर बताएं कि तंबाकू को भारत में रिलीक कौन आया। और एक मुगल शासक था, बताओ वो जहांगीर था या औरंगजेब था, जो भारत में एक प्रचलन किया था तंबाकू पीने, खाने की जगह पीने की आदत पड़ गई थी। और इस नशाखोरी को देखते हुए उस मुगल शासक ने तंबाकू पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया था। हम आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए, 2 ही ऑप्शन दिए, जहांगीर और औरंगजेब, इनमें से एक सही है।
आपको टिक करना होगा। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोगों को पता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग लास्ट मई को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारा है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट हमारा है विश्व महासागर दिवस, जो कि खाद्य दिवस के जस्ट अगले दिन मनाते हैं हम लोग। ठीक है, वो है 8 जून को, 8 जून को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब बात आती है कि विश्व महासागर दिवस की थीम क्या है, तो थीम यहां पे देखिए लिखा है वंडर। ठीक है, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, तो ये विश्व महासागर दिवस की थीम है। अगर कहीं थोड़ा सा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाए तो आप सब उसको लेके बहुत दिल पे नहीं रहेंगे, बहुत ईमानदारी से बता दूं, थोड़ा मेरा मीडियम इंग्लिश नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मैक्सिमम गैप है वो कम कर दो, बट एक होता क्या ना कि मेरा भाषा नहीं है तो एक दिक्कत आती है। ठीक है, तो माफ करना उस चीज के लिए आप लोग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाते हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट था, बेहद इंपॉर्टेंट था। जानना इस बात की थीम क्या थी कि गिव ब्लड। ठीक है, गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव। ठीक है, देखिए भाई, टुगेदर वी सेव क्यों भाई, आप खून देते हो तो जांच होता है, बहुत सारी चीजों की आपकी जांच होती है, जांच के थ्रू बहुत सी बीमारियां आपकी पता चल जाती है। ठीक है, मतलब खून देना अपने आप में समझो कि जो दे रहा है उसके लिए उतना ही लाभान्वित है। ठीक है, जितना जो जिसके लिए दे रहा है। ठीक है ना, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग करिए, मैं खुद भी करता हूं। ठीक है, एक साल में 2 बार तो मिनिमम 2 से 3 बार दे लेता हूं। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि हर महीने देता हूं, बट दे लेता हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा विश्व शरणार्थी दिवस। ये भैया हर समय चर्चा में रहता है, तो 20 जून को लोग सेलिब्रेट क्या करते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम क्या थी, तो थीम है आपकी, इसकी थीम क्या है कि सॉलिडरिटी विथ रिफ्यूजीज। ठीक है, तो विश्व शरणार्थी दिवस की कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको हम लोग मनाते हैं 20 जून को। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाते हैं। इस बार थीम क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो 19वां सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट हमारा क्या भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है, वही भी 19वां सांख्यिकी दिवस। ये हम लोग 29 जून को सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, ये इसकी थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष हुए हैं और ये थीम रखा गया है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 ईयर। तो इसकी थीम बड़ा प्यारी थी, इसलिए मुझे लगा ये पेपर में आपके आ सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट, तो जितना अब तक हमने पढ़ा, अगर आप मुझसे बोलोगे कि भाई इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ये बता दो, तो मुझे लगता है विश्व पर्यावरण दिवस ये बेहद इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, रक्तदाता दिवस इंपॉर्टेंट है, विश्व महासागर दिवस भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा पहला विश्व अश्व दिवस। ध्यान देना, पहला विश्व अश्व दिवस। तो ये बहुत यूनिक डे, इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। 11 जुलाई, ध्यान देना मेरे भाई, 11 जुलाई को इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 11 जुलाई को। ठीक है, ये दोनों दिन हम लोग मना रहे हैं, 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, तो पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाएगा, 11 जुलाई को। और ये किसने डिसाइड किया कि हम लोग पहला विश्व अश्व दिवस मनाएंगे, विश्व अश्व दिवस मनाएंगे, तो पहला विश्व अश्व दिवस मनाने की जो घोषणा की वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा ये घोषणा की गई। कि घोषणा कब की गई, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। इस बार की थीम जो है बहुत लंबी थीम है, हम कहेंगे इसमें कुछ टर्म्स याद कर लो आप लोग। जैसे जनसंख्या दिवस क्या है भाई, तो हमारा क्या है कि इसमें एक टर्म आप लोग याद कर लो कि स्टार्ट होता है इंपावरिंग यंग से, इंपावरिंग यंग से स्टार्ट है। और जब इस थीम का एंड होता है, समाप्त होता है, ठीक है, तो एंड में क्या है, होपफुल, होपफुल वर्ड। ठीक है, ये एच थोड़ा सा वो लिखा है बट इसको मैं सही कर सकता हूं। ठीक है, होपफुल वर्ल्ड। तो ये क्या है, इसकी थीम है, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो इंपॉर्टेंट डेज थे हमारा तैयार हो गया। अब इसको 2-3 बार आप रिवीजन करोगे, आपका तैयार हो जाएगा। एक साथ कभी भी अगर आप सोचोगे एग्जाम के समय तैयार करेंगे, तो एग्जाम के समय तैयार करोगे तो भूलता बहुत तेज है। ठीक है, और हमको याद रखना जरूरी है। तो अब इसके बाद से मैं आपको थीम डेट्स का पढ़ाऊंगा, तो शायद 10-12 क्लास बाद पढ़ाऊं। ठीक है, कम से कम इतना दिन बाद। तो इतना दिन आप एक बार रिवीजन करोगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 2 ऑपरेशंस आपको तैयार कराऊंगा।
इसमें दो ऑपरेशन के हम लोग तैयार करने वाले हैं। एक तो आप लोग को ऑपरेशन या अभ्यास शक्ति हम लोग देखेंगे, और दूसरा हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये दो हम लोग देखने वाले हैं। तो एक तो मैंने आपको यहां पे हाइड कर दिया है, आप मुझे बता सकते हो कि संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता, यहां पे मतलब लिखा है, बाद में मिलते हैं। इसका ये किन दो देशों के बीच में किया जाने वाला प्रैक्टिस है, क्लास में ही बता दूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। 2 मिनट बाद मैं उम्मीद करूंगा आप सब जो वीडियो देख रहोगे, किसी को पता हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, किसी को पता हो तो कमेंट कर देना। अब हम लोग आते हैं, इसका आयोजन संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है, ठीक है, संयुक्त समुद्री अभ्यास जो जामाता है, इस जामाता नामक समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां किया गया, तो भारत में हुआ था, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। कहां पे? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति प्रैक्टिस किन के बीच में किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में यह प्रैक्टिस किया गया। आप मुझे ये चीज आप लोग को दिमाग में रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच में यह प्रैक्टिस किया गया। आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया, भारत में नहीं। फ्रांस का एक लोकेशन है कैंप लॉर्जेक ला कैवेलरी, फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। तो ये लोकेशन है, ठीक है, इसके फ्रांस में इसका आयोजन किया गया, ये आप लोग दिमाग रखेंगे, कैंप लॉर्जेक ला कैवेलरी, फ्रांस में। तो अभ्यास शक्ति का आयोजन किन के बीच में किया गया, भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। अब देखेंगे जो मैंने ऊपर आपसे संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता के बारे में पूछा, वो भारत और जापान के बीच में क्या जाता है, वो अभ्यास का क्या जाता है, भारत और जापान, भारत और जापान के बीच में क्या जाता है। तो यहां पे हमने क्या देखा मेरे भाई, यहां पे हमने आपका दो जो अभ्यास था, ये दो प्यारे अभ्यास हमने देख लिए, पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेंगे एकदम। देखिए एक तरफा फैक्ट नहीं चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉपिक को मिक्स करके चल रहे हैं। अब देखो मैं एक प्यारी सी बुक, और इस बुक के थ्रू देखो मैं कितनी चीजें आपको तैयार कराता हूं। तो एक प्यारी सी बुक है, बुक का नाम है द लकी वंस। आपको बुक का नाम क्या लिखा है मेरे भाई, बुक का नाम लिखा है द लकी वंस। आपको क्या बताना है, तो द लकी वंस क्या है, तो द लकी वंस एक बुक है, एक किताब है, और इस किताब की इंपॉर्टेंस बात क्या है कि इस किताब को इस बार शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस किताब को शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इस किताब को लिखने वाली कौन है, तो जारा चौधरी, जारा चौधरी, जारा चौधरी इस बुक किताब को, ये इनकी एक्चुअली क्या है कि पहला संस्मरण है, ठीक है, ये इनकी हम लोग कह सकते हैं इनका बुक है जारा चौधरी का, और जारा चौधरी को शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस बुक के लिए, तो द लकी वंस, द लकी वंस के लिए, ठीक है। अच्छा आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैंने आपसे एक कमेंट पूछा है, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। इसका आंसर मैं लेक्चर 3 में दूंगा। एक बुक का मैंने नाम लिखा है मेरे भाई, उस बुक का नाम है फिर उगना। उस बुक का नाम क्या है, फिर उगना। मैंने अपने सभी स्टूडेंट को पढ़ाया जो मेरे से आईदृष्टि किए होंगे, वहां पे इस बात को हमने पढ़ा था। आपको 4 पर्सनालिटी का नाम है, अद्वैत कोट्टरी, नेहा रुबाब, पार्वती तिर्की और सुशील शुक्ला जी। ये 4 पर्सनालिटी का मैंने आपको नाम दिया है। आपको बताना है इन 4 पर्सनालिटी, चारों बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। इनके बारे में हम कल देखेंगे, बट मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ कि फिर उगना नामक ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। ये मैं कल की क्लास में जो स्पेस छोड़ा हूं, यहां पे आपको एक एक लोग के बारे में, सुशील शुक्ला, पार्वती तिर्की, नेहा रुबाब, अद्वैत कोठारी, सब लोग इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में बताऊंगा। बट इनमें से किसी एक का संबंध फिर उगना नामक बुक से है, जिसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, उसको आपको बताना है। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, बट बहुत प्यारे से तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप अपना स्क्रीन पे जो प्रश्न है, पहले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। मैंने थोड़ा अधूरा सा ऑप्शन रखा है, बट मैं समझा दूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है कि जुलाई, ये ULY उसी में शामिल है, देख लेना, 2025 में निम्न में से कौन से 2 देश, एक देश नहीं, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, बुल्गारिया और नामीबिया, 4 कंट्रीज दिख रही हैं। तो कह रहा है जुलाई 2025 में नीचे जो 4 कंट्री दिख रहे हैं, इनमें से 2 कंट्री ऐसी हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, वो कौन से 2 कंट्री हैं, आपको बताना है, आपको बताना है मेरे भाई। चलिए आपको बताना है, हम लाइव तो नहीं है, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, मजा आएगा आपको। देखिए आइए यहां पे, तो वो 2 कंट्रीज का नाम है आपका
कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ये दोनों कंट्रीज का आंसर है ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या सही है? ए एंड बी वो दो कंट्री हैं, यानी कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ये क्या है? ये अभी एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्या हुए हैं? आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य के रूप में इनको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आप चाहो तो एनडीबी को तैयार कर लो अच्छे से, बहुत प्यारी तरीके से। अब यहां पे एक कंट्री का नाम मैंने बुल्गारिया रखा है, और बुल्गारिया भी बेहद इंपॉर्टेंट है। बुल्गारिया न्यूज में है, बुल्गारिया क्यों न्यूज में है इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। देखो, पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनाने के लिए, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उस कंट्री का नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया ने टारगेट रखा है, मतलब बुल्गारिया का लक्ष्य है कि भाई वो क्या करे, वो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करे, यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में, ठीक है, आधिकारिक, जैसे रुपया हमारा आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के रूप में ठीक है स्वीकार करेगा। ठीक है, और यूरो को स्वीकार करने वाला ये 21वां देश बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बुल्गारिया यूरो क्षेत्र का 21वां देश बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसको यूरोपीय संघ परिषद, ध्यान रखना, के द्वारा इस बात की परमिशन दे दी गई कि बुल्गारिया यूरो को अपना क्या कर सकता है, आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर सकता है, इस बात की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने आपको एक यहां पे एक बात है, यहां पे कल मैंने खैर पढ़ाया भी था आपको नामीबिया के बारे में। नामीबिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि मोदी जी ने यहां पे नामीबिया की विजिट की, और मोदी जी आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के बाद, ध्यान देना, मोदी किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यहां पे द्विपक्षीय यात्रा रही है आफ्टर 27 ईयर। ठीक है, ध्यान देना, आफ्टर 27 ईयर मोदी जी की यहां पे द्विपक्षीय यात्रा रही है। ठीक है, कल मैंने आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाया था। खैर हमारे लिए अभी ये आफ्टर 27 ईयर समझने भर का तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट हम और भी चीजों सामने हमको पता है कि नामीबिया की जो कैपिटल कल मैंने आपको बताया था विंडहॉक है। हमको जो इंपॉर्टेंट बात जाननी है मेरे भाई, वो ये जाननी है कि नामीबिया क्या है। नामीबिया ने अपने आप को CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मेंबर बन चुका है। आपको पता है ना, मेंबर बन चुका है, MEMBER मेंबर बन चुका है। CDRI अर्थात, ठीक है, कोलिजन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपदा अवरोधी अवसंरचना, ठीक है, गठबंधन का क्या है, मेंबर बन चुका है CDRI, मतलब कौन, नामीबिया। और ग्लोबल आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी मेंबर बन चुका है कौन, आपका नामीबिया। ठीक है, एक चीज आपसे फंसा सकता है, मैंने कल आपको बताया भी था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। अभी हम सबको पता है कि उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव जी। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हमें पता है भारत सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 7 बिल्ली की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। अभी इसका पहला आधिकारिक सम्मेलन न्यू दिल्ली में किया गया, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और महानिदेशक के तौर पे किनको नामित किया गया है, तो SP यादव, दोनों ही पर्सनालिटी यादव है। ठीक है, तो कौन, भूपेंद्र यादव जी अध्यक्ष हैं और SP यादव जी महानिदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार ने नामीबिया को IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मेंबर के तौर पर आमंत्रित किया है कि आप इसका सदस्य बने। हमको पता है कि हमने नामीबिया से क्या किया था, 2022 में मोदी जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में हमने 8 नामीबियाई चीते हमने मंगाए थे उपहार स्वरूप, और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में इसको हमने छोड़े थे। आज हमारे पास चीतों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर आप लोग करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए कि देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी भवन, ये याद रखना,
पहला सहकारी, सरकारी नहीं लिखा है, सहकारी लिखा है, देश के पहले सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय भवन, इसका नाम ही कल को आपको पेपर में पूछते, क्या है नाम? त्रिभुवन सहकारी भवन, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय है। और अभी हाल ही में इसका भूमि पूजन किया गया। इसका भूमि पूजन किस पर्सनालिटी के द्वारा किया गया? अगर मान लीजिए आपसे पेपर में क्वेश्चन बन के आता है तो इनका भूमि पूजन जो किया गया वो जिन पर्सनालिटी के द्वारा किया गया वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया, क्योंकि सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया, ध्यान देना, अमित शाह जी के द्वारा। पेपर में क्वेश्चन बन के आ रहा है कि भाई इसका भूमि पूजन कहां किया गया, ठीक है? तो इसका भूमि पूजन आंसर ए सही होगा, आणंद में किया गया, ठीक है? साणंद में हमको पता है कि, अब बताओ, साणंद में कई सारे सेमीकंडक्टर्स खोले गए हैं, अभी एक रिसेंट में सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, कहां खोला गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहां मनाई गई है? तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में मनाया गया। देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भाई इस बार यहां पे सेमीकॉन, ठीक है, इंडिया सम्मेलन, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का यहां क्या किया गया? आयोजन किया गया। और सिंगापुर से मोदी जी ने कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को यहां पे आमंत्रित किया, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहां पे आए थे, ठीक है? ओके, आणंद कहां पे है? गुजरात में है। और यहीं गुजरात में ही क्या किया गया? देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है सोनभद्र। सोनभद्र का ये लिख के ले लो कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी पेपर में सोनभद्र का ये न्यूज आ सकता है। यहां पे अभी एक पहल की शुरुआत की गई, उस पहल का नाम है नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल। नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल, ओके, नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की गई यहां पे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 16 to 18 ईयर, ध्यान देना, 16 से 18 वर्ष की ईयर की आयु की जो युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको क्या करना? उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। भाई नाम में ही क्या है? व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनमें उद्यमिता की भावना जन्म ले और उनमें आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा मिले, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें के लिए क्या किया गया? नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल को शुरू किया गया, ठीक है? टारगेट कौन सी बच्चियां, किस एज ग्रुप की? 16 to 18 ईयर की एज की। कहां पे? सोनभद्र में। कहां पे? सोनभद्र में। नेक्स्ट हमारे लिए नेक्स्ट पर्सनालिटी आपकी स्क्रीन पे है, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? उनको बताइए। नेक्स्ट पर्सनालिटी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन क्या, एक टॉपिक है, इनको क्वेश्चन, ठीक है, कि नहीं रहे 2 रुपए वाले पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर। तो देखिए यहां पे पहली बात तो हमको उन डॉक्टर साहब का नाम हमको बताना चाहिए कि भाई वो महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब कौन थे। भाई आजकल जब कोई 500 रुपए के नीचे देख ही नहीं रहा है, तो ऐसे 2 रुपए वाले डॉक्टर साहब का नाम क्या था? तो उस पर्सनालिटी, उन डॉक्टर साहब का नाम था, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, मुनीश्वर चंद्र डावर। ध्यान देना, इनका नाम था डॉक्टर मुनीश्वर, ईश्वर इनको अपने श्री चरणों में जगह दे, ठीक है? देश को ऐसे अगर 500 डॉक्टर मिल जाए, ठीक है, तो आई थिंक, ठीक है, समाज के लिए बेहतर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है? इनको पद्मश्री से अभी कब सम्मानित किया गया था? तो मोदी जी ने अभी रिसेंट में 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए 2 रुपए से इन्होंने अपनी फीस बढ़ा के एक बार कितने रुपए कर दी? अब 2 रुपए में पहले फ्री की आदत डलवा दिए, अपना नाम बना लिए, फिर 2000 रख दिए होंगे। ऐसा नहीं है, 1972 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने 2021 तक अपनी फीस कितनी रखी? 2 रुपया, ठीक है? आफ्टर 2021 इन्होंने अपनी फीस में 10 गुने की वृद्धि की और कितनी कर दी? 20 रुपए, ठीक है? तो ये सारी बातें हमको इनके बारे में पता रहना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो एमपीपीएससी अगर कोई देगा तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रैंक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, रॉ के प्रमुख सचिव के का अभी हाल ही में पदभार इन्होंने किस पर्सनालिटी ने ग्रहण किया? 4 पर्सनालिटी का नाम है, राजीव मेनानी, पराग जैन, डॉक्टर बाबी मुकम्मला, ठीक है, और जेनियर गिरलिंग्स सिमंस।
तो चौथा नाम आपको लग भी रहा होगा कि भाई ये कोई भारतीय तो लग नहीं रहे, और रा का कोई सचिव बनेगा तो कोई भारतीय होगा। तो चौथे पर्सनालिटी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते चला गया तो बिल्कुल सही बात है, ये तो नहीं बने होंगे। तो फिर ये बने क्या, क्यों बेमतलब का नाम हमने रख दिया? तो ऐसा नहीं है। सूरीनाम के, ध्यान देना, सूरीनाम की पहली महिला ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के पद पे इनका चयन हुआ है। ठीक है, ओके। चंद्रिका प्रसाद दान जी इसके पहले थे। ठीक है, अभी सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में किसका सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर्सनालिटी यहां पे डॉक्टर बॉबी मुकम्मला है। ठीक है, डॉक्टर बॉबी मुकम्मला है। डॉक्टर बॉबी मुकम्मला के बारे में, ये बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। नाम भारतीय मूल का है, लेकिन अभी ये अमेरिकन है। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं। अच्छा, क्या है, क्यों न्यूज में है? तो अभी ये इनका चयन हुआ है, ध्यान रहा, अभी इनका चयन हुआ है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में। इनका चयन हुआ है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पे इनका चयन हुआ है। ठीक है, और इस पद पे पहुंचने वाले यह पहले भारतीय मूल के चिकित्सक हैं। भारतीय मूल के चिकित्सक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर डायस्पोरा ऐसा अच्छा कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मैंने यहां पे लिखा है, नेक्स्ट पर्सनालिटी का नाम मैंने लिखा है पराग जैन जी। तो पराग जैन जी ही इसके राइट आंसर है, आंसर बी सही है। तो पराग जैन जी ही बने हैं। ठीक है, ये दिमाग रखना। 2 वर्ष इनका 2 ईयर इनका कार्यकाल है, 2 वर्ष इनका कार्यकाल है। इसके पहले इस पद पे ध्यान देना रवि सिन्हा जी थे। कौन था? इसके पहले इस पद पे रवि सिन्हा जी थे। रवि सिन्हा जी की इन्होंने जगह ली। और कौन है? तो पराग जैन जी आते हैं। ठीक है, अगले हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो है राजीव मेनन। राजीव मेनन जी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो राजीव मेनन जी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी इनको CII यानी भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में, ये नए अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। तो ये चारों पर्सनालिटी के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे चारों पर्सनालिटी के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हमारा एक साइंस टेक से मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, और वो टॉपिक आपका है निस्तार। ठीक है, मैंने सीधा क्वेश्चन क्या दिया पहली बात कि भाई निस्तार क्या है? निस्तार क्या, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। ठीक है, तो निस्तार क्या है? तो यह भारत का प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। जानना, INS निस्तार भारत का प्रथम स्वदेशी, ठीक है, भारत का प्रथम स्वदेशी गोताखोरी, ठीक है, खोरी गलत लिखा गया, कोई नहीं। ठीक है, गोताखोरी, ठीक है, सहायता पोत है भारत का पहला। ठीक है, क्या है? स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है। ध्यान रखना, बात आती है कि इसको किसके द्वारा डिजाइन किया गया, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो HSL यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण एवं विकास किया गया। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया? इसका डिजाइन और इसका निर्माण किसके द्वारा? डिजाइन और निर्माण दोनों। ठीक है, तो ऐसे लिख दो DNN, डिजाइन और इसका निर्माण दोनों किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। निस्तार के बारे में अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, जिसका स्लोगन है, जो इसका नारा है, ठीक है, स्लोगन की स्पेलिंग अगर गलत होगी तो माफ करना। स्लोगन का मतलब क्या हो गया? नारा। मैं लिख देता हूं ताकि किसी को गलती ना लगे। ठीक है, वो क्या है?
तो इसका नारा क्या है ध्यान देना, इसका नारा है सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, सुरक्षित यथार्थ, ठीक है, शौर्यम, सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, ये नारा है। सुरक्षित यथार्थ शौर्यम क्या है, नारा है, किसका, निस्तार का, यानी सुरक्षित यथार्थ शौर्यम नारा है। और इस पोत को गहराई का गार्जियन कहते हैं, यानी गार्जियन ऑफ डीप, ठीक है। ध्यान देना, पहली बार निस्तार 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई के समय हमको रशिया ने दिया था। ये नया अपडेटेड वर्जन है, हमने खुद तैयार किया, ठीक है, ये दिमाग में रखना। और लगातार 60 डेज तक ये समुद्र में रह के अपनी सर्विसेज दे सकती है, लगातार 60 डेज तक, लगातार 60 डेज तक, ठीक है, 60 दिन तक समुद्र में ये अपनी सेवा दे सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है हमारे लिए। तो इतना सारा फैक्ट हमारे लिए निस्तार से संबंधित इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, वो हमारा है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक। यहां पे क्लियर समझना है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है और जिला सतत विकास लक्ष्य मंत्रालय है, यानी ये बेसिकली जिला लेवल पे क्या कर रहा है, एसडीजी के डेवलपमेंट को स्टडी कर रहा है। अब इसकी भी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसी कैटेगरीज ओवरऑल एसडीजीज की तैयार की जाती है, वैसे इसकी भी 4 कैटेगरीज तैयार की गई है कि भाई कौन फ्रंट रनर है, कौन अचीवर है, ठीक है, कौन एस्पिरेंट ग्रुप में शामिल है। तो ऐसे 4 कैटेगरीज इसकी भी शामिल है। तो पहले हम क्या करते हैं, उन चारों कैटेगरीज को लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली जो कैटेगरी होगी क्या होगी, अचीवर, यानी लक्ष्य प्राप्त करता, अचीवर ग्रुप होगा, ACHIEVER, अचीवर ग्रुप होगा, ठीक है। सेकंड क्या ग्रुप होगा, तो सेकंड भाई फ्रंट रनर, जो चांस है भाई कि इन फ्यूचर अचीवर बन जाए, ठीक है, फ्रंट रनर। फ्रंट रनर के बाद से नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मर, परफॉर्मर भाई अच्छा प्रयास कर रहा है। और कौन क्या है, आकांक्षी है, एस्पिरेंट ग्रुप में है। ये 4 कैटेगरीज हैं। देखो लक्ष्य भी कोई नहीं प्राप्त कर पाया है और किसी का सबसे खराब परफॉर्मेंस भी नहीं है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऐसे जिले नहीं है जो अचीवर्स कैटेगरी में हो, यानी जो ये बताते हो कि हम सभी एसडीजी के टारगेट को वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। यही जस्ट सेम टू सेम रिपोर्ट ओवरऑल एसडीजी सूचकांक का भी है। फ्रंट रनर में अगर हम लोग ओवरऑल 7 सिस्टर्स की जगह पे यहां पे उन 8 लक्ष्मियों का चर्चा किया गया है, ठीक है। 7 सिस्टर्स के साथ हमको पता है इसमें सिक्किम भी ऐड है। तो 8 लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी की कल्पना की गई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट की बात की गई है। तो कहा जा रहा है कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके 85%, ध्यान देना, उनके 85% डिस्ट्रिक्ट जो है देना, वो कहां पे है, वो यहीं पे शामिल है, वो इसी फ्रंट रनर ग्रुप में शामिल है। 85% डिस्ट्रिक्ट, 85% डिस्ट्रिक्ट किस कैटेगरीज में है, तो फ्रंट रनर कैटेगरी में। अच्छा बाकी सब कहां पे है, तो बाकी सब सिंपल सी बात है, परफॉर्मर में। 15% डिस्ट्रिक्ट कहां पे है, तो 15% डिस्ट्रिक्ट आपके परफॉर्मर्स के ग्रुप में शामिल है। अब बात यह आती है कि सर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में से जब 85% डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर की कैटेगरी में, तो क्या कोई ऐसा भी स्टेट है जिसके सभी डिस्ट्रिक्ट क्या हो कि फ्रंट रनर की कैटेगरी में, क्योंकि अचीवर्स में तो कोई नहीं है। तो 3 ऐसे क्या है, 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके क्या है, जिनकी सभी डिस्ट्रिक्ट क्या है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में। वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, सॉरी 3 स्टेट, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये 3 ऐसे समझ जाओ कि स्टेट है जिनके सभी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, सभी के सभी जिले क्या है, ठीक है, सभी जिले क्या है आपके शामिल हैं फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर ग्रुप में शामिल है, फ्रंट रनर ग्रुप में शामिल है, ओके, इस कैटेगरी में शामिल है। अब यहां पे मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट यहां पे है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। जो हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट है ये मिजोरम का है, और जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो ये मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है, मिजोरम का, और ये डिस्ट्रिक्ट आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है।
अब बोलोगे सर ये दो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों लिखे, क्योंकि इसमें जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है यह सबसे खराब परफॉर्मेंस, जो बैड स्कोरर है वो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे कम स्कोर किया, यानी बैड स्कोर जिसका है, सबसे खराब स्कोर वो किसका है, वो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का है। और सबसे अच्छा जो परफॉर्मर है वो कौन है, वो गुड स्कोर किसका है, तो वो आपका है हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट का, हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट का, हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, चांस है कि इन फ्यूचर हना हथियाल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो एसडीजी सूचकांक में अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल होगा। अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल होने के लिए कितना स्कोर चाहिए, 90 प्लस स्कोर करना होगा। कितना, 90 प्लस स्कोर करना होगा। ठीक है, ओके, सही हूं मैं 90? एक सेकंड में देख लेता हूं बस, वैसे तो मुझे लग रहा है मैं 90 सही हूं। 90 नहीं, 99 प्लस, सॉरी 90 नहीं, मतलब 99 प्लस स्कोर आपका आएगा तो आप अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2024-25 में मैंने आपसे एक इकोनॉमी का फैक्ट क्या रखा है कि भाई 2024-25 में टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, टोटल जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ 2024-25 में। तो जून, ठीक है, ये 30 जून 2025 का ये न्यूज था। तो 2024-25 में टोटल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 22.08 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए इतना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, इतना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। इस टाइप के प्रश्न आपको इस बार यूपीआरओ में भी डाटाबेस देखने को मिलेंगे, तो हम इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे, इसको जरूर हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, आप बताओ कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत, संशोधन अधिनियम के तहत, विधेयक, चलो विधेयक तो था 2 सेकेंड, ठीक है, 122वां विधेयक था। अधिनियम कोई बताएगा क्या कि किस अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया? ठीक है, किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया, आप में से कोई बताएगा? ठीक है, तो अच्छा रहेगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप में से बताएगा ही बताएगा, मतलब आप सब बताओ ही बताओ, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बताओगे। ठीक है, तो ये फैक्ट सबसे बताओ। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने लिख लिया, बाकी कितनी जीएसटी स्लैब्स हैं वो सबको पता है। एक 5% की स्लैब है, एक 12% की स्लैब है, एक 18% की स्लैब है, एक 28% की स्लैब है। आप नहीं जानते हो तो लो लिख लो भाई, 4 स्लैब्स हैं, 5% की स्लैब है, ठीक है, 18% की, सॉरी 12% की स्लैब है, 18% की एक स्लैब है और एक 28% की स्लैब है। ठीक है, ये 4 स्लैब्स हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि क्या है, ये 4 स्लैब्स हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए। ठीक है ना, इतना चीज हमको पता रहना चाहिए। ओके, और ये आपके जो प्री की टेस्ट है उसका शेड्यूल है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, टेस्ट आप सब 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो आपका टेस्ट छूटा है वो हम लोग मिड टेस्ट के तौर पे आपसे करवा लेंगे, तो किसी का टेस्ट छूटा नहीं रहेगा। ठीक है, हम प्रॉपर आपकी ये भी टेस्ट करवा लेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप बैच से अभी जुड़ जाएं। दूसरी बात क्या है, 11 अगस्त से की आपकी क्रैश कोर्स है, यूपी पीसीएस प्री का जो आपके क्रैश कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी की कौन सी क्लास रमन सर कराएंगे, कौन सी मैं कराऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी की 10 क्लासेस, मैं ज्योग्राफी में जो आरओ के मास्टर क्लास में थे तो उनमें से ठीक है कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 50% कंटेंट को दूसरे टॉपिक से टच करने के, वो क्लासेस मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, प्लस मिनिमम 50% जो एरियाज है वो मैं अदर एरियाज उठा लूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका कवर करा सको। ठीक है ना, तो ये सब काम मैं अपने सारे टॉपिक्स में करूंगा। ठीक है, बहुत यूनिक तरीके से मैंने सिलेबस को प्लान किया है, आप सबको शेड्यूल भी भेजा है, आप उसको देख सकते हो। मजा आएगा क्लास करने में। बाकी एकदम इंटरलिंकिंग करके चीजों को चलेंगे ताकि क्लास को लगे कि हाँ यार हमने किया है क्लास। ठीक है ना, तो उम्मीद करेंगे आप सब मस्त होंगे। अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है, हिम्मत के साथ लगे रहना है, हम आपके साथ हैं। जय हिंद।